नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। यूपी का हालचाल लेने निकले और हालचाल लेते लेते पहुंच गए एएमयू। इस वक्त आपको स्क्रीन पर एएमयू का सेंटनरी गेट दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत बना है। लेकिन जब हमने पूरे एएमयू कैंपस को घूमने के इरादे से निकले, घूमा, देखा, तो सब जगह ही बड़ा खूबसूरत लगा। और पर मुझे लगता है कि कोई भी कैंपस, भाई साहब सुन लीजिए, एक भाषण दे रहे हैं तो पर मुझे लगता है कि कोई भी जो कैंपस है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पर पढ़ने वाले लोगों और पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स की वजह से होता है। ठीक कह रहा हूँ साहब, दुरुस्त कह रहा हूँ, है ना? अगर यूनिवर्सिटी में बढ़िया पढ़ाई हो रही है, वहाँ से अच्छे अच्छे स्कॉलर निकल रहे हैं जो पूरे देश को दशा और दिशा दिखाएं, तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है ना? चाहे वो झोपड़ी में चले और बहुत शानदार बुलंद इमारत भी हो, लेकिन अगर वहाँ से पढ़ने वाले बढ़िया नहीं हैं। जी कमाल साहब, परमिशन लिए सर आप? हैं? बात करने की परमिशन ली है? किससे परमिशन लेनी होती है बात करने की? यहाँ से डायरेक्टर्स वगैरह से लेनी होती है। नहीं, हमें तो ऐसी जानकारी नहीं थी। हमने तो अभी आपसे पूछा थोड़ी देर पहले, तो आप बोले। अभी तो मैं बता रहा हूँ, आए हम इसीलिए तो उन्होंने भेजा था ना। किसने? प्रॉक्टर साहब ने? पीआरओ सर से। हाँ, पीआरओ सर से बात हो गई। अगर प्रॉक्टर का फोन आए तो कहना कि स्टूडेंट हैं। हाँ, वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो अभी मैं कर लूँ? कोई आराम से तसल्ली से, है ना? उन्हें बताना पड़ेगा। जी जी जी। तो आप देखते हैं कि जब यूनिवर्सिटी में आप बात करने पहुंचते हैं तो इस तरह के मसले हो जाते हैं। तो मैं आपको यूनिवर्सिटी पे एक लेक्चर दे रहा था, निहायत ही बोरिंग किस्म का है, कि भाई यूनिवर्सिटी वो जहाँ पे पढ़ाई धांसू हो। अब अलीगढ़ आप आओगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज़रूर आना चाहिए, है, बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है और यहाँ पे तमाम धुरंधर पढ़ते हैं, जैसे कि ये भाई साहब हैं। आप यहीं पढ़ते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमत। मोहम्मद अजमत। क्या करते हैं अजमत साहब, क्या पढ़ाई करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बीटेक वाला? जी। ओहो, कोई आपके ऊपर भी ऐसा प्रेशर था जो लगभग हर दूसरे बीटेक वाला के ऊपर होते हैं कि बहुत स्कोप है, पढ़ लो? मतलब क्वेश्चन में समझा नहीं। हाँ, ये मेरी कमजोरी है, मैं सवाल नहीं समझा पाया। जैसे कई बीटेक वाले लोग मिलते हैं, जैसे हमारे भी कई क्लासमेट थे, उन्होंने बीटेक किया, बोले यार प्रेशर में कर लिया, मतलब पैसा वैसा मिलता है। तो आप वाकई में इंजीनियर बनना चाहते थे? जी, वाकई में इंजीनियर बनना चाहता था। अच्छा जी। और एंट्रेंस भी इसकी तैयारी करा था मैंने। अरे बाकायदा आपने एंट्रेंस क्वालिफाई करके ही आए होंगे भाई, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। हाँ जी, तो बढ़िया से चल रही पढ़ाई? हाँ, सब अच्छी चल रही कुछ है। बैक वैक लगती है क्या? बैक लगी थी डिप्लोमा में। हाँ। किसी वजह से, कुछ वजह, किस वजह से? वो थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम था, उस वजह से बस वही एक बैक लगी, तो उसके बाद नहीं लगी। मतलब पढ़ाई में आप अच्छे हैं? यहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं वो अच्छे ही होते हैं। अरे मेरी जान, क्या बात है, एकदम कॉन्फिडेंस मैक्स प्रो। नहीं, अगर वो 1-2 साल पढ़ने के बाद उसके अंदर की वो अच्छाई कहीं डूब जाए, कहीं छुप जाती है, वो और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो छुपी हुई रहती है वो चीज़, वो कभी भी उसको बाहर निकाल लेते हैं कोई भी कंपटीशन के लिए। बढ़िया। तो क्या इरादा है आगे, आपको क्या करना है? आगे तो मैंने सीरीज़ वाइज अपना इरादा तय किया है। जैसे अभी मुझे गेट की तैयारी करना है, उसके बाद फिर मुझे जो है प्रशासन में जाना है। सिविल सर्विसेज में? जी, सिविल सर्विसेज में जाना है। अच्छा, फिर उसमें क्या करेंगे? क्या सिविल सर्विसेज में क्या सोचा है? आईएएस, आईएफएस, आईपीएस? जो भी हो जाए उसमें मैं, जब तक अपना जॉब होगा वो करने के बाद फिर मैं अपने एरिया से चुनाव लड़ूंगा, जब मैं कंप्लीट हो जाएगा वो। एक सेकंड, ये लंबा प्लान है, थोड़ा समझना पड़ेगा। और ये प्लान बनाने के लिए मुझे 4 साल लगा। अच्छा प्लान, एक सेकंड में पहले समझ लूँ, पहले रिवाइज कर लूँ मैं। तो आपने एक 4 साल में अजमत साहब प्लान बनाया है कि पहले आप इंजीनियर बनोगे, एक अच्छा इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर बनोगे, और उसके लिए मैं इसलिए तैयारी करूंगा, गेट की तैयारी। अरे सुनिए भाई, थोड़ा धीरज रखिए, है ना? तो पहले आप एक अच्छे इंजीनियर बनोगे, फिर सिविल, मेरा सिक्योर हो जाए इधर का मामला। सिक्योर हो गया, हाँ, फिर मैं आप सिविल सर्विस में जाओगे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। इधर से मेरा एक सिक्योर रहेगा तो आगे मुझे डर नहीं रहेगा। हाँ, अब वो तैयारी करूंगा, अगर उसमें इंशाल्लाह हो गया मेरा, हो गया, मान लीजिए हो जी गया, हो गया, होने के बाद मैं जितने साल का मेरा ड्यूरेशन रहेगा, कितने साल का सोचा है? जब तक रहे, जैसे हमारे बिहार अरे में आपको चुनाव भी लड़ना ना, अभी आपने कहा, तो कुछ आपने प्लान किया है 4 साल चुनाव में? का मतलब जो मेरे अंदर में छुपा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, क्या छुपा हुआ है? मतलब एक नेतागण कह सकते हैं मेरे अंदर छुपा हुआ। अरे मैं इसीलिए टाइमलाइन, जैसे आप इंजीनियर, एक सेकंड, लेकिन आपको फोटो खिंचवानी मेरे साथ, बात कर लूं फिर मैं खिंचवा लूंगा, ठीक है? थोड़ा तसल्ली सुन लो, एक सेकंड अजमत साहब, मैं पहले माहौल बना दूं आपके लायक माहौल बना दूं, थोड़ा सा गौर से सुन लीजिए, बिल्कुल आराम से, मैंने कहा ना तसल्ली से बात करेंगे, है ना? तो अजमत साहब, आप
बीटेक करेंगे, फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे? चल रहा है मेरा। चल रहा है। जी जी। फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, मान लीजिए हो जाता है तो फिर आप सरकारी नौकर हो जाएंगे, तो कितने साल रहेंगे फिर? करूंगा मैं जब तक मेरा टाइम रहेगा, मतलब मुझे टाइमलाइन बनाई होगी ना, इंजीनियर तो बड़ा कैलकुलेटेड होता है। 10-15 साल करने का 15 साल आप ब्यूरोक्रेट रहेंगे, जी। फिर पॉलिटिक्स में जाएंगे? पॉलिटिक्स में तो मैं अब भी जाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन, मेरे एरिया में कंपटीशन बहुत है, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा फैमिली वाले घबरा रहे हैं अभी। घबरा रहे हैं? कहाँ रहते हैं फैमिली वाले आपके? फैमिली वाले मेरे बिहार के हैं, अररिया बहुत सीमांचल। अररिया के हैं। तो क्यों घबरा रहे हैं फैमिली वाले अजमत के पॉलिटिक्स में जाने से? अभी थोड़ा सा मामला अलग टाइप का मामला चल रहा है। जैसे स्टूडेंट की बात अगर की जाए, स्टूडेंट एक्टिविस्ट की बात, तो वो खुल के नहीं आ पा रहे हैं। थोड़ा सा अभी देश भाई आप तो इतना खुल के 5 मिनट में आ गए, पूरा प्लान बता दिया। नहीं, खुल के आने का टेंशन ये है कि जैसे पहले मैं अपना सिक्योर कर लूँ, फिर खुल के आऊँगा। अभी अब अगर बीच में तो ब्यूरोक्रेट भी बनना है। ब्यूरोक्रेट इसलिए बनना है क्योंकि मुझे जो है अपने एरिया का थोड़ा सा डेवलपमेंट करना। वो अररिया का? जी। वो पर आप मान लीजिए जो है, आप अगर इंडियन सिविल सर्विस में जाओगे, है ना, तो सिविल सर्विस में जैसे आप गए और मान लीजिए आपकी तैनाती हो गई नागालैंड, या आपकी तैनाती हो गई केरल, या आपकी तैनाती हो गई पंजाब या यूपी हो गई, तो फिर उससे अररिया का डेवलपमेंट कैसे होगा? नहीं, मैं बीपीएससी की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी का स्टेट सर्वे। जी, जी। अच्छा, हम थोड़ा ज्यादा बड़ा टारगेट ले लिए। उतना लाइफ में और भी मौज मस्ती तो ऐसे भी पढ़ते रहूँ। अच्छा, मौज मस्ती भी करनी है। अच्छा, सॉरी, मैं इसीलिए थोड़ा सा प्लान को लेके कंफ्यूज था। तो बीपीएससी करना है, मतलब बिहार जो प्रोविंशियल सर्विस है उसमें जाना है। जी जी। पर उसमें भी आपकी पोस्टिंग अररिया तो होगी नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट। देखिए, अब किसी एरिया का डेवलपमेंट कई तरह से होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप जेएनयू से हैं, जी, मुझे पता है आपके बारे में। अरे आपको सब पता है। तो अब अगर मैं कुछ निकालता हूँ, कुछ अच्छा करता हूँ, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एमयू में पढ़ रहा हूँ। अब मेरे जो जूनियर लोग हैं, जो 6 में हैं, 9th में, वो लोग मुझे फॉलो करते हुए, या मेरे जैसे और भी लोग उनको फॉलो करते हुए एमयू का एंट्रेंस की तैयारी करते हैं और यहाँ क्वालिफाई करते हैं। अगर मैं कुछ अच्छा कर लेता हूँ, सोसाइटी में एक मैसेज जाएगा। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही। अगर एक गाँव का, एक शहर का लड़का नौकरी में अच्छा करता है तो एक मैसेज जाता है सब तरफ, है ना? और ये रही बात। दूसरी बात, अगर मैं अभी डायरेक्ट पॉलिटिक्स में उतर जाता हूँ तो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट जो एक, मतलब पढ़े लिखे लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे, एक ग्रेजुएट, एक उस तरह के, इसका तो फर्क रहता है। थोड़ा सा वो फर्क आएगा। किस तरह का फर्क रहता है? फर्क ये रहता है कि चीज़ों को डील करने का, समझने का, ये सारा नज़रिया बदल जाता है। ये चलिए, एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है। फर्ज करिए, मान लीजिए, है ना, और साइंस वाले तो ये समझते ही हैं, माना एक्स और फिर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए कि आप अररिया में पॉलिटिशियन बन गए, तो आप क्या काम करेंगे जो पॉलिटिशियंस को करना चाहिए, आपका इरादा है? पॉलिटिशियन अररिया अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे पिछड़ा एरिया है। बाय कंस्ट्रक्शन या बाय रोड और बाकी सारी चीज़ें, वहाँ एजुकेशन नहीं, सबसे बड़ा दिक्कत। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वहाँ है वो है फ्लड की जी। अगर जमीन वो जो कोसी का और सीमांचल का इलाका है, हाँ, अगर जमीन की बात किया जाए या फ्लैट की, या जो कॉमर्शियल प्लेस है, वो अलीगढ़ और दिल्ली के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगा है वहाँ। मतलब लोगों के पास इतने पैसे हैं, लेकिन क्या होता है कि हर साल फ्लड आके सब मामला ख़त्म कर देता है। वहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ सबसे बड़ी बात है लिटरेसी नहीं। जो पढ़े लिखे तबके जो हैं वो नहीं है। वो थोड़ा सा उस चीज़ को लोगों को जगाना है, मुझे करना कुछ नहीं। तो शिक्षा के प्रति जागृत करने ही बनाना है मुझे, विद्रोही बस कि भाई तुम अपना हक छीन के लो, छीन के बनेगा, पढ़ाई कुछ करो। नहीं। हाँ, पढ़ाई करो, अपना हक जानो, उसको छीनो। क्योंकि देखो 20-25 साल से कुछ हुआ नहीं। सबसे अच्छा तरीका है तुम अपना हक जानो, उसको छीनो। इसके लिए क्या है कि तुम्हें उनको जगाना होगा। ऐसा नहीं मैं जो है रोड बनवा दूँ, टूट जाएगा फिर 2 साल में। मुझे लोगों को जगाना है बस। और लोग वहाँ सोए हुए हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा शिक्षा की अलग जगह। जी जी, शिक्षा की बहुत वहाँ। आप खूब पढ़ाई करते हो? जी, पढ़ाई करता हूँ। अभी आपने कहा मौज मस्ती का भी समय निकालना पड़ता है। लाइफ है, थोड़ा सा ये सब भी होना चाहिए। नहीं, बढ़िया होना चाहिए। दिक्कत हो जाएगा। चलिए, बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेख मोहम्मद आदिल। क्या करते हैं आदिल साहब? मैंने यहीं से ग्रेजुएशन किया प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। अरे यार, बहुत बीटेक वाले सब इंजीनियर हैं, इसलिए रोड पर दिखते हैं। इंजीनियर रोड पर दिखते हैं। किसी न्यूज एंकर ने कहा था कि इंजीनियर के लिए जॉब लाइए ज़्यादा से ज़्यादा, वरना ये कुछ साल बाद
MBBS भी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने सिविल इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं। सर्विसेज का यही रिकॉर्ड रहा इस 2-3 साल में। टॉप 10 टॉप 20 में ज़्यादा इंजीनियर्स रह रहे हैं। जलवा रहता है आप लोगों का। जलवा ही जलवा। जी, तो आपने क्या इंजीनियरिंग की भाई साहब? मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किया यहाँ से। थोड़ा आप समझाएंगे मेरे व्यूअर्स को कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या होती है? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बेसिकली एक मैकेनिकल की कोर ब्रांच होती है। मैकेनिकल में अलग अलग स्पेसिफाइड ब्रांच है, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, जिसको हम RAC कहते हैं। ऐसी उसमें जो है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, वैसे ही जो है लेदर एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी है। उसी तरीके से जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है ये एक ब्रांच है जो कि मैकेनिकल का कोर ब्रांच है। इसके अलग अलग स्पेशलाइजेशन है पर्टिकुलर उस फील्ड के अंदर। ये हमको कान में फुसफुसा के बोल गए जब आप बोल रहे थे कि ये नेताजी हैं, यही बोला था? ये आपको नेताजी क्यों बोल रहे थे? नेताजी इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने मतलब यहाँ से MUSU का मैंने चुनाव लड़ा था। अच्छा, स्टूडेंट यूनियन? जी, स्टूडेंट यूनियन का 2017। किस पोस्ट के लिए लड़ा था? मैंने कैबिनेट मेंबरशिप के लिए कंटेस्ट किया था। थोड़ा भाई साहब हमको समझाएंगे, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपके यहाँ का स्टूडेंट यूनियन का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। स्टूडेंट यूनियन में ये है कि जो यहाँ का स्टूडेंट यूनियन है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा रोल होता है बेसिकली प्रेसिडेंट होते हैं, उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ऑनरेबल सेक्रेटरी होते हैं, उसके बाद उसके अंदर 10 कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक सीनियर कैबिनेट भी होता है, ठीक है। उसके लिए उसका आपने इलेक्शन लड़ा था? जी, उसके लिए मैंने फिर क्या रहा इलेक्शन में? इलेक्शन में मतलब कि लूज कर गया था, बट फिर भी मैंने कोई बात नहीं, ये तो हारा जीत है। 596 के आसपास जो मैंने वोट सिक्योर किया था। 2600 के लगभग वोट मिले थे आपको। आप तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले भैया। हैं? अरे बड़ा है भैया, 2600 वोट यूनिवर्सिटी में हासिल करना है। और उसके बाद जो तो क्या इरादा क्या था गुरु तुम्हारा? चुनाव जीतने के बाद तुम क्या करने वाले? मेरा इरादा ये था कि जो यहाँ स्टूडेंट जो थे, मतलब कि जो छोटे मोटे जो काम होते थे, जैसे कि हॉस्टल में प्रॉब्लम होती थी उनको। क्या प्रॉब्लम होती है हॉस्टल में? जैसे कि हॉस्टल अलॉटमेंट में उनको बहुत सारे इश्यूज आते थे कि मतलब कोई एक्सटर्नल अगर आ रहा है तो उनको हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं होता था, उसमें रहने की प्रॉब्लम थी। फिर कुछ डाइनिंग का भी कुछ जो है डाइनिंग का भी इशू रहता था। हमने क्या डाइनिंग का क्या इशू रहता है? डाइनिंग में इशू रहता था कि उसमें जैसे खाने की क्वालिटी को लेके मतलब थोड़ा सा इशू। हॉस्टलों का वही दुख है जी, मेस में खाना अच्छा क्यों नहीं मिलता? हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब अपनी दूर से अगर बच्चा आएगा यहाँ पढ़ने के लिए, कोई भी आएगा, तो उसको एक प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको खाने के लिए अच्छा मिलेगा, तभी वो अच्छा पढ़ेगा भी। आप विपक्ष में रह के अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना? मैं विपक्ष में रह के मतलब मैं जब तक था, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैंने मतलब कि अब लेकिन मेरा कि फॉरेन में सिलेक्शन हो गया। फॉरेन में मतलब? फॉरेन में मीन्स मतलब जो है हंगरी में मेरा सिलेक्शन हो गया। आप हंगरी जाओगे? जी यार, वो निहायत ही खूबसूरत शहर और देश है। जी। अब आप बुदापेस्ट में रहोगे? जी जी, बुदापेस्ट मतलब हंगरी में जा रहा हूँ। पार्टी वार्टी दी दोस्तों को कि नहीं? अभी बस वीज़ा आने वाला है इंशाल्लाह, जो है मैं एक आध 24 ये आपके कोई दोस्त यहाँ मौजूद हैं? दोस्त मतलब ये हैं मेरे दोस्त। इधर आओ, इधर आओ। तो तुम तो BPSC में जाने वाले हो, ये हंगरी जा रहे हैं। जा रहे हैं? हैं? जी जी। पार्टी वार्टी दी इन्होंने? पार्टी हाँ दे दी। दे दी। बहुत कन्विक्शन नहीं दिख रहा आपके हाँ में। मतलब पार्टी दमदार नहीं थी। भाई एक सेकंड रुकिएगा, जरा पहले समझाइए भाई कि दमदार पार्टी क्या होती है? दमदार पार्टी ये होती है कम से कम 4 से 5 हजार खर्च होने ही चाहिए। 4 से 5 हजार खर्च होने चाहिए। सस्ते में निपटा दिया इन्होंने। सस्ते में निपटा दिया। भाई साहब, आपके दोस्त कुछ खफा से लग रहे हैं? नहीं नहीं, ये खफा नहीं है, बिल्कुल खुश हैं ये मुझसे। ना खफा ना बेवफा, बिल्कुल दुरुस्त। बस वीज़ा का इंतज़ार है। फिर उसके बाद दमदार पार्टी होगी। वीज़ा आ जाए उसके बाद जो है। तो वहाँ पे आप हंगरी जाके क्या करेंगे? वहाँ से मतलब मेरा MBA करने का मतलब कि मेरा MBA में सिलेक्शन हुआ था और MS में, तो मैंने मास्टर ऑफ साइंस। MBA की MS? MBA। अच्छा, MBA जी, करेंगे आप? मतलब ये है कि मैंने टेक्निकल कोर्स तो यहाँ से कंप्लीट कर लिया ग्रेजुएशन, तो वहाँ से ये है कि मेरा इरादा कि मैनेजमेंट कोर्स करना है, ताकि जो है टेक्निकल विद मैनेजमेंट करने के बाद जो है BTech प्लस MBA। जी। फिर आगे क्या करेंगे उसके बाद? उसके बाद फिर मतलब कि मेरा जॉब में मतलब कि जाने का इरादा, मतलब एक तो वहीं विदेश में रह जाएंगे या भारत वापस आएंगे? अभी डिपेंड करता है वहाँ जाने के बाद क्या सिचुएशन वहाँ होती है। वहाँ अगर सेटलमेंट अच्छा हो जाता है तो मे भी मतलब कुछ वक्त तक के लिए, लेकिन नॉट मतलब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ के रहने वाले। मैंने ये सुना है कि AMU में आजमगढ़ से बहुत लोग पढ़ने आते हैं, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। और ये भी सुना है कि उनका जलवा भी यहाँ बहुत होता है। मैं आजमगढ़ में मुबारकपुर में एक मतलब कि गांव है अमीलो, जबकि अब वो कस्बा के अंदर आता है मुबारकपुर, तो मेरा ताल्लुक वहाँ से है। नहीं, वो तो मैं समझ गया। अब पोस्ट बॉक्स नंबर ना बताना। पर यहाँ पे मैंने सुना है कि कुछ जगहों का बड़ा जलवा रहता है। नहीं, जलवा वाली बात नहीं है। अब ये है कि ये इम्पैक्ट ये लोगों का मतलब कि या मीडिया का किसी का भी, वो किस तरह से चीज़ों को सामने पेश करते हैं। अरे मैं AMU के अंदर आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ। आजमगढ़ के मीडिया अंदर, कहाँ ले आया? आजमगढ़ का मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे, मतलब कि प्रोफेसर्स भी हैं यहाँ पे,
हर डिपार्टमेंट के अंदर। और फिर जो शिबली नोमानी साहब थे, मतलब वो भी आजमगढ़ के ही रहने वाले थे, उनका भी बहुत अहम रोल रहा इस यूनिवर्सिटी के अंदर। उन्होंने वहाँ पे एक इदारा कायम किया जो कि आज शिबली इदारा क्या होता है भाई? कॉलेज? जी, शिबली जहाँ जहाँ मुझे समझ में नहीं आएगा मैं पूछ बिल्कुल, लूंगा, बिल्कुल, मुझे भी समझ में आ जाए, जो दर्शक देख रहे हैं नहीं, व्यूअर, बिल्कुल उनको भी सही आए। बात है। सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, और सबको समझ में आना भी चाहिए। तो वहाँ उन्होंने शिबली कॉलेज के नाम से, आप आजमगढ़ में जाएंगे तो शिबली कॉलेज एक बहुत ही पुराना, बड़ा मशहूर कॉलेज। बिल्कुल शिबली कॉलेज, वहाँ से भी मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट निकलते हैं और वो भी वहाँ से यहाँ आते हैं। तालिब इल्म वहाँ जाएंगे तो आपको एक से एक मतलब मिलेंगे वहाँ पढ़ने वाले, और वहाँ से पढ़ के बहुत से लोग फ़ॉरेन भी जाते हैं, यहाँ से भी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। फिर जब जैसे मैं वहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से पढ़ के मैं भी फ़ॉरेन के लिए जो है वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ सिलेक्शन हुआ तो मैं वहाँ पे निकल रहा हूँ पढ़ने के लिए। जी, तो ये पॉलिटिक्स में जाएंगे और आप अभी तय करोगे? अभी पॉलिटिक्स में मेरा जाने का अभी इरादा नहीं है। अच्छा, अभी नहीं हो, बाद में आपका भी है? बाद में है। खून में रहता है पॉलिटिक्स क्या? सर। एएमयू के स्टूडेंट में 100% तो नहीं, मोस्टली स्टूडेंट के नस में कहीं ना मोटा कहीं माटी कितना ठीक ठीक लगा लो, कितना होगा? 60-70%। 60-70 दे दिया भाई ने नंबर। 60-70%। तो आप बाद में पॉलिटिक्स में जाओगे? बिल्कुल बाद में मतलब जाने का इरादा, क्योंकि पहले अपने आप को एक एजुकेटेड और एक अच्छा अपने आप को एक इंसान बना लें, हाँ यार, थोड़ा पढ़े लिखे बढ़िया लोग आए। ठीक है, उसके बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा। जैसे आप आज के टाइम में देख ले, लोकसभा में जो अगर पढ़े लिखे हैं, चाहे वो एक इम्तियाज़ जलील अगर स्पीकर हैं, वहाँ पे लोकसभा के एक औरंगाबाद के एमपी हैं, ठीक है, उनका आप देखिए किस तरह से, मतलब अगर वो पढ़े लिखे हैं, वो उन्होंने भी पत्रकारिता मतलब तकरीबन 25 साल के आसपास किया हुआ है, ठीक है, तो उनका एक रिप्रेजेंटेशन देखिए कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितना ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ रिपोर्टर बनने के बाद जो है सिर्फ 5 साल, मतलब कि 22 दिन के अंदर उन्होंने चुनाव जीता एमएलए का, उसके बाद 5 साल बाद एमएलए रहे 5 साल, और फ़ौरन एमपी का चुनाव जीत गया। और 21 ईयर से वहाँ पे एक शिवसेना का जो कि एमपी था, चंद्रकांत खैरे वहाँ एमपी थे, उनको उन्होंने वहाँ डिफीट किया थम्पिंग मेजोरिटी से। तो वो आपके आदर्श वो हैं? आदर्श क्या मतलब, मैं जो देखता हूँ कि मतलब जब कभी भी लोकसभा के अंदर जो है कभी भी सेशन होता है तो उसमें हम देखते हैं, तो उसमें नोटिस करते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी कौन कितने ज़्यादा अच्छे मतलब इश्यूज़ को उठा रहा है वहाँ पे। और किसको किसको देखते हैं आप उसके अंदर? लोकसभा में? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो एमआईएम के मुखिया हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है, वो अब इस बार यूपी में भी आ रहे हैं। मतलब क्या असर रहेगा? आप भी यूपी से हैं, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एमआईएम, वो भी आ रही यूपी में, किस तरह का असर होगा आप देख? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस बार उनका पिछली बार के कंपैरिजन में 90% ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। जैसे पिछली बार आए थे, जब कोई पार्टी आती है नई नई तो लोग सोचते हैं तो बस कुछ वक्त के लिए आए, वो 38 सीटों में उन्होंने उस वक्त चुनाव लड़ा था, ठीक है, 37 सीट पर जमानत जब्त हो गई उनकी, एक सीट संभल थी जहाँ से उनको कुछ परसेंट वोट, तकरीबन 0.2% के आसपास उनको वोट मिला था। लेकिन इस 0.2 मिला था संभल से, ओवरऑल 0 तकरीबन 2 लाख के आसपास उनको कहा जाता है कि वोट मिला था, जो यूपी की जो मतलब पॉपुलेशन उसके हिसाब से, और वहाँ पे वो सेकंड पोजीशन पे भी थे संभल के अंदर जो है। लेकिन उस बार का कुछ ये था कि पार्टी अभी उन्होंने यहाँ पे ग्राउंड लेवल तैयार भी नहीं किया था, अभी सिर्फ आए थे। लेकिन इस पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने जो अपना बेस बनाया अपनी पार्टी का, तो आज के टाइम में मुझे लगता है कि अब जो आएंगे तो अब अच्छा उनका अलायंस भी मतलब कि जो है कहीं ना कहीं अलायंस भी बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी छोटे छोटे दल हैं सबको जोड़ा जाए, ठीक है, इवन समाजवादी पार्टी हो गई, उनसे मतलब उनकी भी बात कर रहे हैं कि भाई वो भी आए साथ, मतलब जो मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें सबकी बात हो। ये नहीं कि जैसे कि अब आरक्षण की बात होती है तो मुस्लिम्स को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। अखिलेश यादव ने अगर कहा कि 18% मुस्लिम आरक्षण मिलेगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, लेकिन इनका कहना है कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। मैं कहता हूँ मुस्लिम डिप्टी सीएम भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी भी तो मेजोरिटी है। मुस्लिम की मेजोरिटी कितनी है? 19% से 20% है। तो अगर एक 7%, 8% या 9% की आबादी वाला अगर एक सीएम बन सकता है, तो क्या 19% वाला सिर्फ मतलब वो वोट डालने की मशीन है क्या? खाली वोट डालने की मतलब खाली वोट डालता रहेगा और उनकी गुलामी करता रहेगा। किसकी गुलामी करता है? जो भी सरकार बनती है, जैसे कि सपा है, हमने सपा को वोट दिया, पिछले 70 सालों से यही काम करते हुए आ रहे हैं। कांग्रेस को हमने वोट दिया, इन्होंने सबसे अलायंस भी किया, सपा बसपा का भी अलायंस रहा, आपने देखा लोकसभा के चुनाव में। और चुनाव होने के बाद भी क्या हुआ, उसके बाद भी यही हुआ कि तब भी मतलब जो है बीजेपी को नहीं रोक पाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तो इसी वजह से जो हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो है सरकार बने तो वो सरकार ऐसी बने कि जिसमें सबकी बात हो, अच्छा, हर समाज की बात हो। एक मैं सवाल ये जानना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करिए, मान लीजिए कि सपा अलग चुनाव लड़ती है, बसपा अलग, कांग्रेस अलग, और असदुद्दीन ओवैसी तमाम छोटे राजनीतिक दलों के साथ मिलके गठजोड़ करते हैं। ऐसे में आपके हिसाब से क्या होगा फिर? ऐसे में मेरे हिसाब से ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि
असदुद्दीन ओवैसी का देखिए, इस बार मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, मतलब पहले क्या कह रहा हूँ, मतलब इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ जहाँ तक कि पिछली बार से इस बार ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। और जो यूथ है, पूरा यूथ कम्युनिटी जो है, कम से कम 60 to 70% वोट कन्वर्ट होगा उधर की तरफ। ये मुझे एक बीटेक वालों का ये अच्छा लगता है, एकदम नंबर में बात करते हैं। 90% वोट बढ़ेगा, 60% साथ होगा, है। इसने भी मतलब ये इसने कहा 70% लोगों में पॉलिटिकल कीड़ा है, एकदम धड़ाधड़ एक नंबर दे दो। हैं? गणित मजबूत है। क्या नाम है आपका? यासिर निशात। यासिर, क्या करते हैं आप? मैं पीएचडी कर रहा हूँ बॉटनी डिपार्टमेंट से। बॉटनी में पीएचडी कर रहे हैं। टॉपिक क्या है आपका पीएचडी मेरा का? प्लांट पैथोलॉजी है। थोड़ा हम ना एमए हिंदी वाले हैं, थोड़ा खोल के बताइए कि क्या प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी जो मतलब पौधों जैसे एक पैथोलॉजी होती है जहाँ पे हम लोग वो खून की जांच होती है। जी जी, इसी तरीके से प्लांट में जो डिजीज लगती है, रोग लगता है, उसको मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। यार हमारे गुड़हल में एक कीड़ा लग जाता है सफेद सफेद सा। अरे मजाक की बात नहीं भाई साहब, बहुत गंभीर बात है। देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या, आपने बड़ी मशक्क़त से गमले में गुड़हल लगाया, उसमें 2-4 फूल आए, फिर उसमें एक सफ़ेद कीड़ा आ गया, तो तकलीफ होती है ना भाई, वो सब गलने लगता है। आप लोग हंस रहे हैं यार, किसी के दुख पे हंसना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है ना। हाँ देखो पीछे से भाई भी कह रहे हैं गलत है, हैं? अभी हमारे जाने से पहले ये गुड़हल का पौधा भी लाएंगे हमारे लिए। पौधे तो यहाँ बहुत कहेंगे कोई दिक्कत नहीं भाई, हॉस्टल से उठा लाते हैं। बहुत अच्छा पौधे जी, हैं। तो पैथोलॉजी में क्या होता है? प्लांट पैथो में ये जैसे जो कीड़े मकोड़े लगते जी, कीड़े लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं, फंजाई लगती है, बैक्टीरिया लगता है, निमेटोड्स लगते हैं। तो इन सब की डिजीज को हम कैसे मैनेज करें, हैं। कैसे ये नया बताओ भाई, प्रोटोकॉल। जैसे अभी मैं कुछ रोज पहले बुलंदशहर में था, यहाँ के बगल का जिला है। अच्छा आपने मुझे फॉलो किया? हर पूरा केस फॉलो करता हूँ। सब फॉलो किए हुए हैं। सौरभ द्विवेदी को कौन नहीं जानता। अरे बाप रे, और ये आप लोगों का प्यार है भाई। सब्सक्राइब कर रखा है, अच्छा रोज जी। आपको फॉलो करते हैं। अच्छा जी जी जी, अभी बात करूं इनसे। हैं? तुम्हें नेता से पहले प्रशासनिक अधिकारी बनना है ना, अधिकारी सुनता है और नेता सुनाता है, तो पहले सुनो, ठीक है, शौक है। चलिए, जैसे मैं अभी बुलंदशहर में था तो मुझे कुछ धान के किसान मिले, है ना, तो वो ये बता रहे थे कि खेती की लागत में कैसे इजाफा हुआ। तो बता रहे थे कि साहब ये कीड़ा लग जाता है तो दवाई में बड़ा खर्चा होता है। तो क्या इस तरह की भी एमयू में रिसर्च होती है कि जो आसपास में या नॉर्थ इंडिया में या पूरे हिंदुस्तान में जो जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं खेती वगैरह में, कौन से कीड़े लग रहे हैं, उनका कैसा इलाज, इस तरह का कुछ होता यही है? रिसर्च है। अरे एएमयू में वाह। 2 डिपार्टमेंट है, एक तो बॉटनी डिपार्टमेंट है जो कि इधर है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। आप कौन से में हो? मैं बॉटनी डिपार्टमेंट में हूँ, वनस्पति विज्ञान विभाग। तो उसमें हमारी ये होता है कि अल्टरनेट हम पेस्टिसाइड को वो बचाकर हम उसके अलावा ऐसे इकोलॉजिकल चीज़ें यूज़ करें जो इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें और ताकि हमारे आहार में जहर ना जी पहुंचे। एग्जैक्टली, और उसके प्लांट की ग्रोथ हो जाए अच्छी तरीके से। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसमें बायो कंट्रोल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स हैं। अरे भाई इतने दिए ये एकदम, ये दिक्कत ये होती है पीएचडी वालों के साथ, उनने 4 हथौड़े की तरह एकदम हैवी, आराम आहिस्ता से, बिल्कुल खिचड़ी की तरह सादा। बताओ क्या क्या बोल गए? जैसे ऑर्गेनिक अमेंडमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक अमेंडमेंट। जी जी जी, ऑर्गेनिक चीज़ें, जैसे कि हमारी लीव्स हो गए, फंगस हो गए, कुछ ऐसे जो हम उसे उसमें डालकर प्लांट को यूज़ कराकर उसको सिंचाई करके उसको लगाकर उसको हम इम्प्रूव कर लें। नहीं समझ में आया, आपको आया? डिजीज कंट्रोल सही सही बोलना है एकदम, नहीं मतलब मुझे मैं नहीं फिर समझ- पूछ लूंगा, समझाओ। आया? नहीं थोड़ा उदाहरण देके बताइए। उदाहरण- बाउंस मार गया भाई क्या? उदाहरण ऐसे जैसे हम यूरिया लगाते हैं, पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, जी। ठीक है, मान कीटाणुनाशक। लीजिए गेहूं लगा हुआ है, जी, या गेहूं हमारे लगा। यहाँ जैसे मसूर और चना जी, बहुत जी, होता है जी, बुंदेलखंड में, चना लगा है, कीड़ा लग गया, आपने कहा पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ। हाँ, पेस्टिसाइड को छिड़काव को बचाकर हम उसके अलावा क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। अर्थ पॉल्यूशन को कम पॉल्यूशन को कम करना है। ये भी मेरे कुलीग हैं। ओहो, अरे आइए भाई, लोग हैं board आई लाइक साइंटिस्ट। नहीं नहीं, देखिए मैं, ये मजाक की बात नहीं है, किसी भी देश को आगे साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिस्ट ले जा सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? इमरान खान। इमरान खान। अरे आपका तो नाम भी बड़ा जलवेदार है। तो खान साहब आप भी पीएचडी कर रहे हैं? मेरा परसों ही होने वाला है, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है लास्ट ईयर। ये आपके सीनियर हैं? जी, ही इज माय हमने सुना है कि एएमयू में बड़ा सीनियर जूनियर एकदम कायदे से जी, बिल्कुल काफी अच्छा ब्रदरहुड है, जी। तहजीब भी बहुत है। बिल्कुल। और ये भी सुना है कि कहीं ढाबे पे सीनियर मिल गया तो जेब से हल्का होके आता है। जी बिल्कुल, ये तो ट्रेंड है। तो ऐसा भी होता होगा कि जूनियर आ रहे हैं तो पहले ही थोड़ा आजकल ये भी है। निकलते हैं, टाइम देख के निकलते हैं कि लोग कब जा रहे हैं। उसके अच्छा, बाद मतलब पीछे- यहाँ पर- सीनियर ऐसे छिपते छिपाते हुए आते हैं कि नहीं, यहाँ पर ढाबे भी डिवाइड हैं कि यहाँ सीनियर बैठते हैं,
तो हम बच्चों को नहीं जाना होता वहाँ खुद, बच्चों को मतलब कि जो बीएससी वाले हैं, छोटे स्टूडेंट हैं, जज साहब नोट किया जाए, बीएससी और एमएससी वाले बच्चे हैं जी। उनको थोड़ा वो दूसरे ढाबे कंसीडर करते हैं कि हम यहाँ बैठते हैं, वो अपना एंजॉयमेंट कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग एंजॉयमेंट नहीं करते? हम एंजॉयमेंट ये है कि हमारा वो ढाबा है तो वो जगह है कुछ इनका बड़ा एंजॉयमेंट होता है। बड़ा एंजॉयमेंट, थोड़ा खोल के बताइए, उदाहरण देके कि छोटा एंजॉयमेंट एमएससी एक फैमिली रिस्पेक्ट कह सकते हैं कि एक वो तो बड़े हर भाई- यूनिवर्सिटी में जी, होना ये भी इस तरीके का है। पर मैं थोड़ा सा, ये एक टेक्निकल टर्म आ गया, और साइंस में जब हम लोग किताबें पढ़ते थे ना तो आखिरी में लिख के आता था आओ विज्ञान करके सीखें, मतलब एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो ये छोटा एंजॉयमेंट और बड़ा एंजॉयमेंट ये समझा दीजिए। इमरान बताएंगे छोटा एंजॉयमेंट। छोटे एंजॉयमेंट ये होते हैं कि हम टीचर्स जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके बारे में बात करना। ये एंजॉयमेंट कैसे हुआ यार? ये भी है, कोई कमी- तुम्हारा गेट का स्कोर कम है, इसमें क्या एंजॉय है? Enjoy है क्या भाई? और ये है कि अपने डेली के जो मस्ती मजाक होता है, इंटरव्यू वाले जवाब दे रहे हैं भाई बात ये इंटरव्यू वाले जवाब दे रहे हैं। छोटा एंजॉयमेंट क्या होता है? छोटा एंजॉयमेंट ये होता है कि नए आते हैं तो आप 10 चीजें सीखते हैं, 10 चीजें मजाक में लेते हैं, ये है। नहीं, मैं इस चीज को एलेबरेट करूंगा कि छोटा एंजॉयमेंट बड़ा एंजॉयमेंट नहीं है, माइंड सेट है। अच्छा जी, कि एक बताइए 21 क्या साल का mindset? लड़का है, उसका अलग माइंडसेट है। हाँ। एक 28 इयर्स का है तो उसका अलग माइंडसेट है। एकदम तो वो set अलग- है। हाँ, तो वो अलग टाइप की बातें करेगा। शौक भी बड़े हो जाते हैं। नहीं, शौक में नहीं कह रहा हूँ मैं, वो उसकी पर्सनल है कि वो शौक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन जो है वो कि हम अपने अपने बराबर के में Priorities change हो जाती हैं। चेंज हो जाती है। कुछ जॉब जो अल्हड़ बना होता है 21 में, वो 28 तक मध्यम पड़ जी जाता जी है। जी एग्जैक्टली। तो वो कहने का मतलब है यहाँ हम अपने सबका। साथ दूसरे को भी मतलब अगर मैचुरेशन पीक हाई है तो आप कल अपने घर के बारे में सोचते हैं, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हम नए एज में आ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें अभी हमें बहुत मजे में लगती हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अलग ही बेफिक्री होती थी यार, ये वाली- एमए तक रहती थी, घंटों टीटी खेलते रहते थे, लगता था कि टेबल टेनिस का ये वाला मैच जीतना ही जिंदगी का मकसद है। अच्छा भाई, एक सवाल आप हमें और बताइए, आप तो इतने विद्वान व्यक्ति जान पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है। हैं? और देखो एक चीज़ और भी है, विद्वान भी हैं और विनम्र भी हैं, ये रेयर कॉम्बिनेशन है। ह्यूमिलिटी नहीं होती है लर्नेड लोगों में, आप में है। शुक्रिया। चलो आपकी काउंटर नहीं आया भाई। मुझे एक चीज़ बताइए, और ये मेरे देश के सारे ही वैज्ञानिकों से जो भी पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं या अलग अलग लैब में काम कर रहे हैं, ये मेरी उत्सुकता होती है। और इंडस्ट्री वाले जब मिलते हैं तो मैं उनसे भी ये पूछता हूँ। जैसे अभी मैं पिछले दिनों खुर्जा में था, जी। तो वहाँ पे एक मनहाज साहब थे, वो पॉटरी का काम करते हैं। तो मैंने देखा उनसे, आपकी वीडियो। हाँ देखिए आपने वीडियो, चलिए, तो उनसे मैंने पूछा कि आप ये पॉटरी इंडस्ट्री और कैसे तरक्की करे, खुर्जा के लोगों का बड़ा कारोबार है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर देखिए इंडस्ट्री की नीड क्या है कि कोई फाइन आर्ट्स का, डिज़ाइन का इंस्टीट्यूट आ जाए, है ना, तो डिमांड सप्लाई। मैं ये चाहता हूँ कि जो देश की ज़रूरतें हैं और देश की प्रयोगशालाओं में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनमें कनेक्ट हो जाए, बिल्कुल। है ना। पर फिलहाल ऐसा नहीं है, आपके हिसाब से ये कैसे कर सकते हैं? सर, इसको करने के लिए हमें सबसे पहले तत्पर होना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करा रही है। एक बात समझिए, मैं चाहता हूँ कि मैं रिसर्च बहुत अच्छी करूँ, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है। वो संसाधन नहीं है जिसको मैं करके आगे बढ़ जाऊँ और मैं किस अपनी तरह के research संसाधन? अच्छी कर लूँ। सपोज जैसे साइंस के लिए भी है, बहुत सारी मशीनरी हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, किसी और इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। तो हम अगर हम कोई चीज़ उसे टेस्ट कराने के लिए भेजते हैं तो वो महीनों लग जाते हैं। सपोज अब जैसे कोई हमारे पास फंडिंग फंडिंग सबसे बड़ा का इशू इशू है। अब जैसे हमारा प्लांट मटेरियल है, सपोज अब वो जाते जाते मान लीजिए ख़राब हो गया। प्लांट मटेरियल मतलब प्लांट मटेरियल जैसे रूट हुआ, रूट का सैंपल हुआ, लीफ का सैंपल हुआ, कहाँ जाता है? वो टेस्ट कराने बहुत सारी चीज़ें, कुछ संसाधन तो हैं लेकिन ऐसे नहीं है हाई लेवल का संसाधन जो हम अपने कैंपस के अंदर बैठकर अच्छी रिसर्च प्रोवाइड कर पाएँ। उसके बाद आता है मामला कि हमारे पास फंड कितना है या फंड अवेलेबिलिटी कितनी है। तो उस चीज़ को लेके बहुत सारी लैक करती है गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन। सरकारें निवेश नहीं कर रही हैं बहुत R&D के साइंटिफिक क्षेत्र में। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रमोट हम जब करेंगे जब उसमें नई चीज़ें आएंगी। क्योंकि अगर हम बाहर एब्रॉड जो देखते हैं या फिर हम इंडिया में देखते हैं तो कुछ चीज़ें लैक होती हैं बहुत सारी चीज़ों में। भाई साहब किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं क्या? फिर क्या कर रहे हैं? लाइव कर रहे हैं। अरे थोड़ा हमारी रोजी रोटी भी ये बंद करो, ये हम एक बढ़िया सा देखिए, ये लड़का देख रहे हैं ना आप, क्या नाम है भाई आपका? बिलाल साहब। ये लड़का इतनी मेहनत से, इसकी बाजुएं देखिए एकदम बाहुबली जैसी दिख रही हैं, कैमरा थामे हैं, थोड़ा इस पे देख लेंगे ना सब एमयू के साथी, है ना? शरारत करती हैं आपके साथ बिलाल साहब कैमरामैन आपके। अच्छा शरारत भाई, शरारती है भाई। हाँ भाई आप बता रहे थे एजुकेशन। जी, तो एब्रॉड की अगर हम स्टडीज़ देखते हैं यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें रिसर्च में पीछे चली जाती हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम चुनना चाहते हैं लेकिन फंडिंग नहीं है या फिर हमारे पास उस तरीके इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टेक्निक्स नहीं है जो हम नहीं कर पाते हैं। एक चीज़ और भी है ना, कि जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो वैज्ञानिक हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं,
जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, इटली में, इंग्लैंड में, इज़राइल में भी हैं, अमेरिका में भी, वो ये बोलते हैं कि बाहर के देशों में जो तमाम अत्याधुनिक लैब है ना, उसके साथ कॉरपोरेट्स भी जुड़े होते हैं। एग्जैक्टली। You हैं are right. इंडिया में ये कल्चर क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि मुझे पता है कि अभी हो सकता है आप पोस्ट डॉक के लिए कहीं बाहर चले जाएं, बिल्कुल। है ना, और वहाँ पे आपको बहुत अच्छा वजीफा मिलेगा। जी 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 अब हमारे देश का हुनर है जी पर काम बाहर कर रहा है, बिल्कुल। तो प्राइवेट लैब होती है और अच्छा पैसा होता है, तो हम क्यों ना जाएं बेहतर मौके के लिए? सर मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, प्राइवेट लैब को यहाँ आने में अभी थोड़ा वक्त चाहिए। एक मैं चीज़ मैं जोड़ूंगा, जबकि शायद कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आएगी ये बात, कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। हो सकता है आने वाले समय में वो इस तरफ भी ध्यान दे, ये वाली गवर्नमेंट ना दे तो दूसरी वाली गवर्नमेंट दी। अब अगर सपोज लीजिए मैं साइंटिस्ट बन गया या मैंने कुछ कर लिया, उसके बाद अगर मैं अपनी लैब को सेटअप करना चाहता हूँ ना, तो मुझे सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी या मुझे कोई फंड नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ वो चीज़ लैग हो रही है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, R&D के क्षेत्र में सरकार कोऑपरेट नहीं करती है जिस लेवल पर करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन पर कर रही है, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट पे नहीं कर रही जी। है। अब हमारी सरकार ये चाहती है कि हमें कोविड की वैक्सीन बहुत अच्छी मिल पाए, लेकिन आपने इससे पहले R&D के क्षेत्र में आपने उनका बजट काट दिया। मैं पर्टिकुलर एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। अभी पहले जब स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर थी तो उन्होंने तो नॉन नेट फेलोशिप तक बंद कर दी थी। एक फेलोशिप वो होती है जो नॉन नेट होते हैं डिपार्टमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है, जी आप जानते भी हैं। हमको भी मिली थी। जी, तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें क्या था कि वो उसके लिए भी उन्होंने खारिज कर दी थी चीज़ें। अब एक बात बताइए, बच्चा जब इस लेवल पे आ गया, 25 ईयर का है, उसको फंड की ज़रूरत है या छोटा मोटा रिसर्च का काम करना है उसको, अब अगर वो भी फंड बंद हो जाएगा तो सर ये बताइए रिसर्च कैसे हो पाएगी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए मैं धरने की है, आपकी यूनिवर्सिटी सबसे आगे आई थी उसमें, JNU, उसमें बढ़ के हमारे यहाँ से लड़के गए थे, जामिया से आए थे। उसके बाद एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के लिए सरकार से धरना करना पड़ रहा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 बातें सामने आई। एक, भाई साहब ने अपना पूरा 4 वर्ष की मेहनत से तैयार किया प्लान बताया। दूसरे भाई साहब ने बताया कि मैं बुदापेस्ट से लौट के आजमगढ़ में करूँगा, और ओवैसी साहब का क्या हिसाब किताब है वो समझाया। और तीसरे भाई ने बताया कि साइंस और रिसर्च और उसको लेके क्या करना चाहिए। आपका क्या नाम है भाई साहब? सैयद साद जैदी। सैयद साद जैदी। जैदी। तो मैं आपको साद बोल सकता हूँ? पूरा बोलती है, बिल्कुल बोलिए साहब। लंबा है, आप ले नहीं पाएंगे। हाँ नहीं, मैं सैयद साद जैदी भी बोलूँगा। अच्छा। लेकिन हर दफ़ा तो कोई भी आपके दोस्त भी आपको हर बार सैयद साद जैदी तो नहीं बोलते होंगे। स्कूल में भी घबरा जाते थे लोग, घबरा जाते थे किस बात से? टीचर लिखने में असल में लंबा इतना है ना। और घर पे प्यार से क्या बुलाते हैं? साथ कहते हैं पक्का? कुछ ऐसे गुड्डू पिंकू टाइप का नाम नहीं है? हाँ। ना। और गर्लफ्रेंड के प्यार से क्या बुलाती है? गर्लफ्रेंड वो चली गई, वो जो जहाँ से जाना था। कहाँ चली गई भाई? अपने शौहर के पास। देखिए मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, किसी के दुख में सुख हासिल नहीं करना चाहिए। मुझे दुख नहीं है। हाँ? दुख उसे होगा। कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल। जी भाई। दुख उसे होगा जो गई है, मुझे क्यों होगा? नहीं ये लोग ओहो कर रहे थे ना, मैं इनको कह रहा था, आपको नहीं कह रहा ये अलीगढ़ की आदत है। था। अलीगढ़ की आदत है। क्या आदत है? खुश होते हैं, दूसरों के दुख पे दुख पे नहीं, ऐसी मतलब चेयर अप करते हैं। चीयर अप कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, हाँ। सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ? सख्त रहो, सख्त। सख्त रहो, सख्त लौंडा है ये। अच्छा जी। तो साथ साहब आप क्या करते हैं? मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है इस साल प्रिंट मीडिया में। ओहो, तो हम लोग तो हम बिरादर हो गए, एक ही पेशे में हैं। जी जी बिल्कुल साहब। प्रिंट मीडिया में आपने MA की डिग्री हासिल कर ली है। मतलब अभी डिग्री नहीं आई है, पेपर हो गए फाइनल। पास हो जाएंगे? इंशाल्लाह। मतलब हो जाएंगे? हाँ, अपनी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। हैं? मतलब अपनी ज़ात से उम्मीद है पास हो जाएंगे। अपनी किससे? अपने आप पे कॉन्फिडेंस। नहीं, पहले कोई और शब्द बोला था। अल्लाह की ज़ात पे। अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। थोड़ा इसको बताएंगे कि हिंदी में इसको मतलब कैसे? मतलब अल्लाह की कहते हैं ज़ात ना, पे यकीन है इंशाअल्लाह कि मतलब हर चीज़ अल्लाह करने वाला है, उस चीज़ को। सब ईश्वर की मर्जी है मोटा माटी। तो आप कह रहे हो कि ईश्वर की कृपा रही तो हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद इरादा तो बिजनेस का है। पत्रकारिता की पढ़ाई करके आप कारोबार करेंगे? पत्रकारिता में इसलिए गए क्योंकि कहीं हो नहीं रहा था। अच्छा देखो, साद साहब सिर्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं, ईमानदार भी हैं। हैं? झूठ बोल के क्या फायदा? जो हकीकत है वो है। और पढ़ना था ही, पढ़ना था, इसको नहीं छोड़ सकते। कैंपस नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं, मोहब्बत है हमारी। मोहब्बत है।
दिल से लगी। और ये वाली तो जाएगी भी नहीं। नहीं, ये नहीं जाएगी। हाँ, यहाँ तो अगर 5 दिन अगर घर पे रहो और चक्कर ना लगाओ तो दिल बेचैन हो जाता बेचैन हो जाता है। बिना देखे से। हैं? पक्के एलिगेरियन है भाई। पक्के अलीगढ़ियन है। हैं? महबूब है हमारी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल साहब। असरार और हक की मजाज की ज़मीन है, सर सैयद की ज़मीन है। नहीं नहीं, ये मैं बात के 2 नाम तो जानता हूँ, पहला नाम कौन है? असरारुल हक मजाज, जिन्होंने वो लिखा था एमी तराना। हाँ, वो कि जो यहाँ के अब्र हैं वो सब जगह बरसेंगे, ये मेरा चमन है, वही वाला मैं ना? उसका पार्ट भी रहा हूँ असल में। आप एमी उसके- की जो तराना टीम थी उसमें भी था मैं 5 साल। तराना टीम क्या होती है भाई? मतलब जो यहाँ का मेन वो है एमी तराना, ये मेरा चमन, जो उसकी टीम होती है, पूरा ग्रुप है, उसमें था मैं। मतलब जो हिंदुस्तानी तमाम म्यूजिक क्लब जो है यहाँ का, उसका मेंबर था। समझ नहीं दीजिए गुरु। मतलब देखिए, एएमयू तराना से मतलब हर यूनिवर्सिटी का एक गीत होता है ना? तो यहाँ के गीत को एएमयू तराना कहते हैं, है ना? और उसको मजाज साहब ने लिखा था, है ना? तो उसको गाने के लिए कौन सा क्लब होता है? क्लब है हिंदुस्तानी म्यूजिक क्लब, हिंदुस्तानी म्यूजिक क्लब। जिसके आप हमारे टीचर हैं जॉनी फॉस्टर साहब। जॉनी फॉस्टर साहब उसके टीचर हैं, तो आप उसका हिस्सा हैं। जी जी। अच्छा जी। तो आप गाना गाते हैं, इसका मतलब मैं मोटा माटी ये निकाल लूँ? जी, गाते थे उसमें। यार ये तो साध भाई ठीक बात नहीं है। 2-3 साल हो गए ना, रियाज भी छूट गया और वो भी मतलब, हाँ, लेकिन ये है कि उसमें थे क्योंकि गाते थे। जी जी, गाते हमारे हमने बुजुर्ग राष्ट्रपति के सामने भी परफॉर्म करा है। अच्छा। उनके साथ फोटो भी खिंचवाया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। उन्हें काफी पसंद भी आया था, वो मिले भी थे हम लोगों से। हाँ। तो ये ज्यादा हो गया कह रहे हैं? नहीं, फोटो है, फोटो है मेरे पास। नहीं, लेकिन आप पहले कह चुके हैं कि ये अलीगढ़ की आदत है मजे लेने की। नहीं, ये तो बेचारे ऐसे ही। बेचारे हैं भाई? क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। सब भाई भाई हैं आपस में। सब भाई हैं, ये बात अच्छी बात है ना? हैं? आए थे तो कहा होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता, तो सिंगर का रियाज कितना भी छूट जाए वो गाना नहीं भूलता। ऐसी बात सही है क्या? हो सकता है। हो सकता है भाई, कंफर्म नहीं कर रहा है बात। ऐसा भी ना, कुछ सिचुएशन की वजह से छोड़ दिया हो इन्होंने। अच्छा, इसमें भी भाई को सिचुएशन दिख रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ? ये ठीक है। अब तो भाई कुछ भी करे, बोले भाई चावल नहीं खाते, बोले सिचुएशन रही होगी छोड़ दिया है। नहीं। हाँ, मतलब ये जब उसमें एक्टिव रहते थे, फिर उसके बाद कोविड आया, वो हुआ तो क्लब बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, प्रोग्राम बंद हो गए, तो वो प्रैक्टिस छूट जाती है। बस ये वाली बात है, और कुछ नहीं। कभी ऐसा इरादा नहीं आया कि आगे चल के गायकी में ही करियर बनाया जाए? नहीं, ऐसा वो तो बस ये है कि यूनिवर्सिटी तराने का शौक था, तो उस चीज़ को। थोड़ा सा हम इधर आ जाएं तो हाँ, भाई जाम ना लगे, है ना यूनिवर्सिटी का। तो क्या कारोबार करेंगे साथ साहब आप? मेरा इरादा तो हेल्थ सेक्टर का है। हेल्थ सेक्टर? जी। जरा तफसील से बताइए, विस्तार से बताइए। मेडिसिन लाइन का जो है। जी। मेरे असल में वालिद साहब का है काम हेल्थ सेक्टर आपके का। पापा जी। हेल्थ सेक्टर में क्या काम करते हैं पिताजी आपके? फार्मेसी का है। कहाँ पे? शहर में, सिटी। शहर जब कोई बोलता है मतलब अलीगढ़? जी। अच्छा जी। तो आप भी वही काम करेंगे? जी। ये देखिए, एक तो हम अपने फोन को हैं अजमत साहब साइलेंट नहीं कर पाए हैं? तो आज तक सब लोगों के फोन आते हैं, जैसे आप मान लीजिए कभी हमें फोन करें हैं हम, बड़े गुस्से में जेब में रहा है। हाँ? गुस्से में नहीं, हमारे काम में दखल आए ना तो दिक्कत हो जाती है। पसंद नहीं। हैं? अच्छा जी। तो ये बताइए कि आप हेल्थ सेक्टर में जाएंगे तो एक आप नौजवान हैं, कारोबार करेंगे, क्या आपकी उम्मीदें होती हैं कि किस तरह से कारोबार में तरक्की हो? लगता है कि कुछ रगड़ गया है? तो कारोबार में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिससे मतलब एक ये कहा जाता है ना कि प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, कि कारोबार में खूब तरक्की हो क्योंकि रोज़गार मिलता है लोगों को। किस तरह की उम्मीदें होती हैं आपकी? कारोबार का देखिए, जिस तरीके से पहले मार्केट को समझना पड़ता है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। अच्छा, जो पुश्तैनी जगह है वो बिजनौर है, लेकिन ये है कि अलीगढ़ में 60-70 साल हो गए रहते सबको, तो लेकिन ये ताल्लुक जो है वो बिजनौर से, नेटौर जगह। और अभी फ़िलहाल यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पर ही, बिल्कुल। ये बताइए साथ साहब कि चूँकि हम यूपी का हालचाल जानने निकले हैं, इरादा है कि सब 75 ज़िलों में जाएंगे, तो अलीगढ़ भी आए हैं। अलीगढ़ की क्या आपको पॉलिटिकल इक्वेशन क्या नज़र आ रही है? आप तो बड़े सुलझे हुए इंसान दिख रहे हैं। अभी आने वाले वक्त की
जी, मतलब कौन कौन सी पार्टियां हैं, कौन कौन से नेता हैं, किसके बीच मुकाबला होने की उम्मीद है, क्या मुद्दे हो सकते हैं अलीगढ़ के? मुकाबला तो देखिए सीधे सीधे जो नज़र आ रहा है वो तो बीजेपी और सपा का है, बीजेपी और सपा का। अलीगढ़ में जो हमें लगा आपके बगल में भाई हैं, कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पॉपुलैरिटी है वो इनके एरिया में होगी, आजमगढ़ में, यहाँ नहीं, अलीगढ़ में नहीं। अच्छा, यहाँ नहीं। यहाँ तो जो एक बेचारा था वो उस तक को नहीं छुड़वा पाए। वो कौन? एक था लड़का, वो अंदर गया था किसी वजह से नाज़िम, तो उसका कुछ कंट्रोवर्सी थी बहरहाल। खैर तो यहाँ जो फाइट है वो बीजेपी और सपा में है। अच्छा जी। और सपा और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हो गया है उस देखिए राष्ट्रीय लोकदल जो इम्पैक्ट डालेगा वो डालेगा आपको खैर वाली पट्टी पे, खैर और जट्टारी वाली पट्टी पे, चूंकि वो खैर और जट्टारी। जट्टारी जाडो की बेल्ट वही है। अच्छा जी। अलीगढ़ इगलास, और कोल। जी खैर। जी, इगलास खैर। अलीगढ़ जो है आपका और कोल, ये दो यहाँ विधानसभा सीधी फाइट हमेशा से बीजेपी और उसकी रही है। 2007 में जो है मायावती जी आई थी, लेकिन उसके बाद से जो है यहाँ पर इम्पैक्ट अभी जो हवा है वो समाजवादी की। और मुद्दे क्या रहने वाले हैं साद आपके हिसाब से, क्या इश्यूज रहेंगे दोनों पार्टियों की तरफ से? देखिए असल बात बताऊँ, मुद्दा कोई भी हो, इस वक्त हालात ऐसे जो हैं वो यही बनने हैं एंड टाइम पे कि वोट एक ही पे जाना है, ये बात है। मुद्दा चाहे जो भी हो, आदमी उसको भुला देता है, लेकिन जिस वक्त जो इस वक्त मुसलमानों को ले खासतौर से हालात हैं मुल्क के अंदर, वो चीज़ यही है कि एंड टाइम पे वोट जो है समाजवादी को ही जाएगा। अच्छा, क्या वजह है समाजवादी पार्टी के चुनने ये की? भी है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस भी हैं, बसपा भी हैं, AIMIM भी हैं। एक उसकी बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ से जो लड़ते हैं हाजी ज़मीरुल्लाह साहब, वो एक मतलब बेबाक पॉलिटिशियन है। वो चाहे एमयू का मसला हो, चाहे हिंदू मुसलमानों कोई भी हो, वो हर चीज़ पे एक्टिव रहते हैं। दूसरा ज़फ़र आलम साहब हैं जो शहर से लड़ते हैं, वो जो लिंक लॉक के मालिक हैं। लिंक लॉक जी, के, जी, वो जो ताले आते हैं, लिंक जी, जी, ताले। वो 2 बार विधायक भी रहे, हाँ। तो नहीं हार गए थे MP। तो ये है कि अपना बाकी तो यही है, बाकी BSP भी खड़ा करेगी, कांग्रेस से वेग बंसल साहब हैं वो लड़ते हैं हर बार, तो उनका जो कोर वोट है राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं शायद, राष्ट्रीय सचिव। राजस्थान के प्रभारी थे, हाँ। जो उनका वोट है यहाँ पर वो उनके पास जाता है, वो नहीं कटता। अच्छा जी तो ये, हाँ जी भाई साहब आइए, आगे आगे आइए, आगे क्या नाम है आपका? जी अरशद अली नाम है। अरशद अली। अरशद क्या करते हैं आप? मेरा मास्टर हो चुका है सोशोलॉजी से। सोशलॉजी से मास्टर हो चुका है। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अलीगढ़ ही होम टाउन है मेरा। अच्छा जी, तो आप साथ की बात में कुछ जोड़ना चाहेंगे, पॉलिटिकल इक्वेशन समझाना चाहेंगे मुझे? खैर की, छर्रा, इकलास, कोल, बरौली, अतरौली, अलीगढ़, यही 7 सीटें हैं ना? कुछ यहाँ की इक्वेशन समझ, क्योंकि सोशलॉजी है तो आप तो बड़ा गहराई से देखते होंगे, समझते होंगे चीज़ें। असल में यहाँ पर अभी सीटों का भी क्लियर नहीं हो पाया है। सपा भी बहुत सारे नॉमिनेटेड यहाँ पे कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं। उधर यहाँ ये जो है भाजपा ने भी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए हैं, बहुत सारा चीज़ें। हाँ, ये तो चलो वो एक तो लास्ट होता ही है कि जब कैंडिडेट आएंगे तब मंजर और साफ होगा। पर फिलहाल क्या दिख रही है सिचुएशन? सिचुएशन अभी बिल्कुल अब कह नहीं सकते, कोई कुछ भी, बिल्कुल दुविधा में सिचुएशन है कि अब जो है ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कौन कैंडिडेट यहाँ पर लड़ेगा, कौन अब कैंडिडेट। और मुद्दे क्या हैं अलीगढ़ के, शहर के मुद्दे? आप शहर में रहते हैं कि गांव में? यही है तो कोई शहर में। जी जी जी। क्या मुद्दे हैं शहर के? शहर में मुद्दे यही हैं कि आप हमारी आवाज़ को पहुंचाएं और नहीं, मुद्दा क्या है? आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ शहर का मुद्दा क्या है? शहर का मुद्दा यही रोड वोड ठीक हो और ये सारी सुचारू रूप से नालियाँ वालियाँ ठीक रहें और उसका यहाँ पे विकास हो। स्मार्ट सिटी में जब आया है तो अलीगढ़ इसमें वर्क देखना चाहिए, काम देखना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? थोड़ा शांत हो जाइए भाई, पर थोड़ी देर और सब्र रखिए। हाँ, मेरा नाम ज़कीउर रहमान। ज़कीउर रहमान। ज़की साहब क्या करते हैं आप? मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट। ये भाई सोशलॉजी के हैं, आप पॉलिटिकल साइंस। क्या पढ़ाई करते हैं पॉलिटिकल साइंस में आप? BA, MA? नहीं, BA कंप्लीट हुआ है इस बार, अच्छा अब मास्टर्स की तैयारी है। MA कहाँ से करेंगे? MA यहीं AMU से या कहीं बाहर से? जामिया से इरादा है, मास कम्युनिकेशन। अच्छा, ये भी पत्रकार बनेंगे? तो ये आप साद की तरह कारोबार से पहले दाखिले में पत्रकार हो गए कि वाकई पत्रकार बनना चाहते हैं? करनी है। अच्छा, वाकई करना चाहते हैं। देखो आपके चाहने वाले कितने हैं कि आपका चेहरा रोशन रहे तो लाइट भी फेंक रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, हाँ? इन भाई की मोहब्बत है। इन भाई की मोहब्बत है। शेविंग कराई है, शेविंग भी करवाई है ताकि कम उम्र लगे। ताकि कम उम्र लगे। उम्र ज्यादा है इनकी? पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स का एंट्रेंस दिया है इन्होंने। JNU जाना चाहते थे लेकिन किसी वजह से उम्र ज़्यादा हो गई तो JNU फॉर्म में क्राइटेरिया है, आप बताइए। है ही नहीं, JNU जाने का मेरा नहीं था, ये झूठ बोल। जामिया में जाके जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी है, फिर आगे पत्रकारिता करनी है। जी जी जी, बढ़िया, अच्छी बात। और रहने वाले कहाँ के हैं आप? संभल के हैं। संभल के रहने वाले? जी जी।
तो क्या संभल में क्या है चुनावी मुद्दे? वहाँ जो है हमारे पूरे एरिया जो है संभल मुरादाबाद, वहाँ जो है क्लियर एकदम समाजवादी की लहर है, समाजवादी की लहर है। जो हकीकत है। अच्छा, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं लेकिन हो नहीं पाएगा। ओवैसी साहब से नहीं हो पाएगा, क्यों? नहीं, वहाँ मसला ये है जो ज़मीन से लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने MIM को वहाँ पहचान दिलवाई, उन लोगों को ओवैसी साहब इग्नोर करके जो बिजनेसमैन नए नए ज्वाइन हुए हैं MIM में, उन्हें ज़्यादा आगे प्रमोट कर रहे हैं। ये एक वजह है जी। तो इस वजह से वहाँ पे आधार नहीं दिख रहा है। जी जी, इस वजह से नहीं। आइए भाई साहब, आप भी आ जाइए। अच्छा, आप नहीं बात करना चाहते हैं? आप चूंकि वहाँ खड़े हुए थे तो मुझे लगा कि हाँ। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद रियाज, मोहम्मद रियाज। क्या करते हैं आप? बीटेक फाइनल ईयर। ओहो, इसलिए ये चल रहा था, हाँ, बैतबाजी इसलिए हो रही थी। तो आपका क्या इरादा है आगे? आगे बीटेक करके पहले तो जॉब देखेंगे हिंदुस्तान में। वैसे जॉब क्राइसिस चल रहा है जब से मोदी जी आए। जॉब का मतलब 1-1.5 करोड़ का वादा करने के बाद कोई जॉब है नहीं। उसके बाद देखते हैं, बाहर पढ़ने का भी चल रहा है, कुछ बाहर भी पढ़ सकते हैं जाके किसी और कंट्री में। अरे कुछ शॉर्टलिस्ट किया होगा ना भाई? इटली वगैरह। सीरियसली नहीं ले रहे अभी? है क्या करें, जब देखना पड़ेगा यहाँ भी जॉब करनी है या। क्या ट्रेड क्या है आपकी? मेरी सिविल है। अरे एक सिविल के भाई और भी थे, पर उनके तो पूरा प्लान था लंबा चौड़ा। तो लंबा चौड़ा प्लान तो करेंगे जब इंजीनियरिंग में। अरे यही तो है। इनका तो नेताजी है। नेताजी हैं ये भी हमारे। ये भी नेता हैं। अजमत मुस्कुराहट नाम है इनका। अजमत मुस्कुराहट। अरे इधर आओ गुरु। ये देखिए, आपने इधर आइए, आपने अपना तखल्लुस क्यों नहीं बताया? नहीं, असल में मेरा सोशल मीडिया मामला थोड़ा बहुत उल्टा रहता है, इसलिए। हाईलाइटर आदमी है एकदम। हाईलाइटर आदमी? हाँ, एकदम आग लगाते हैं ये। आग लगाते हो? आग नहीं लगा। आपने कहा नाम अजमत मुस्कुराहट है, मुस्कुराने वाला आदमी कैसे आग लगा सकता है? वो मुस्कुरा के मतलब एकदम इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला। कटाक्ष वगैरह पे ज्यादा फोकस रहता है। कटाक्ष पे फोकस रहता है। और ये तखल्लुस आपके दोस्तों ने दिया है मोहब्बत में या आपने खुद लिया है? पहले से ही है ये। अरे पहले से कब से है? मतलब बर्थ सर्टिफिकेट में थोड़ी ना लिखा होगा। जी जी, 9th से है ये। 9th में? तो 9th में किसने तय किया कि तुम्हारे नाम के आगे मुस्कुराहट? मैं मुस्कुराते रहता हूँ, आपने देखा नहीं? नोटिस जी, बाकायदा, भरपूर और निहायत ही खूबसूरत ढंग से। बस इसी वजह से पड़ गया ना। अरे किससे भाई? मैं तो सवाल ही वही। दोस्तों से। दोस्तों ने कहा कि आज से अजमत मुस्कुराहट होंगे। क्या बात है। विश्लेषक हमारे बीच ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। जी भाई, कि आपने नोट किया होगा सारे लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीश अहमद है। मैं लॉ क्या का करते हैं छात्र हूँ, लॉ का स्टूडेंट। लॉ किस? MCOM LLB मैंने किया हुआ है और एज ए फ्रीलांस इनकम टैक्स कंसल्टेंट वर्क कर रहा हूँ। बताइए क्या अभी आपने नोट किया कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमको जो है इंडिया से बाहर जाना है। तो अभी आपको पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो उसकी वजह क्या है? जी बताइए। जब लोगों के सपनों का जो गला घोटा जाए, वो राजनीति की भेंट चढ़े, तो लोग अपनी कंट्री को भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं और वो देश छोड़ करके दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल इशू है कि जब स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर निकल रहा है तो उसमें एक हमें ये वजह मिलती है कि यहाँ से जाने की वजह क्या है। मतलब ये इसमें एक छुपा हुआ रहस्य है कि भाई अगर आदमी इतना पढ़ने के बाद भी अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, वो छोड़ करके जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्यों होता है? तो आप बार बार ये कह रहे थे ना, आप क्यों जाना चाह रहे हैं देश में काम क्यों? तो उसकी एक वजह ये है कि उसके पास यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उसके पास जो मौके थे वो राजनीति की भेंट चढ़ गए। तो फिर इंसान को जो उसने इन्वेस्ट किया, जो उसके पेरेंट्स के जो सपने थे, उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं तो फिर निकलना पड़ेगा। सही बात है, दुरुस्त बात है। तो ये चीज़ माइनर सी चीज़ें हैं जो आदमी को कहीं ना कहीं फिर एक्शन लेने पे मजबूर करती हैं। नहीं, वो खुद भी वो पूरा लैब का एक्सटेंशन समझा रहे थे, तो उन्होंने यही चीज़ कही। अब ये रोटेट हो रहा था बार बार सवाल, मुझे इसलिए थोड़ा सा इंटीफेयर करना। आपने बिल्कुल दुरुस्त किया। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्लोजर की तरफ आ रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? मोहम्मद जमाल अशरफ। मोहम्मद जमाल अशरफ। अच्छा, ये एकदम गुप्त कैमरे की तरह एकदम? नहीं, ये बंद है। नहीं, खुला भी हो सकता है कोई। तो आपको मैं जमाल कह सकता हूँ? जी बिल्कुल कहिए। क्या पढ़ाई करते हैं जमाल आप? मेरा लॉ कंप्लीट हुआ है इस साल। अच्छा एक बात बताओ यार, बहुत सारी जगह हमें जब लॉ के स्टूडेंट मिलते हैं ना, अरे भाई साहब ये आपके बीटेक वाले दोस्त हाथ हिला रहे हैं, किसको हिला रहे थे? ज़कीउर रहमान। अरे जकी, तुम्हारे दोस्त तुमको हाथ हिला रहे हैं, देख लो भैया, भाइयों से बात कीजिए आप। कर लें। अरे आप वो देख नहीं पा रहे थे ना, तो मैंने कहा मेरा भी ध्यान बढ़ रहा था। हाँ, तो जमाल साहब मैंने कई जगह ये देखा कि जो लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव होते हैं। हमारे यहाँ तो रही में मजाक चलता है कि साहब नेतागिरी करनी है तो पहले वकालत कर लो। आपका भी ऐसा ही इरादा है? हाँ बिल्कुल, मेरा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में बहुत। हाँ, विषयों पर ये बेबाक राय भी रखते हैं FB पर,
हर एक और भाई पार्टी साहब को आप साथ लेके चलते हैं, ये एकदम आपका ये एकदम, मेरा क्लासमेट है। ये आपका क्लासमेट, दोस्त और समर्थक भी दिख रहा है। नहीं समर्थक नहीं, मैं इसको प्रोत्साहित हर जगह ये करता हूँ। प्रोत्साहित कर, मेंटर हैं आपके? नहीं मेंटर नहीं, 6th क्लास से मेरा क्लासमेट है। अरे पुरानी दोस्ती है, जय वीरू वाली। अच्छा, तो अभी आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और रहने वाले कहाँ के हैं? मैं मुरादाबाद। मुरादाबाद के रहने वाले। तो किस पार्टी की पॉलिटिक्स करेंगे आप? मेरा रुझान तो खैर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है, मतलब MIM, MIM की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी। जी 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 जैसे अभी जो अलीगढ़ के भाई थे, जैसे अरशद थे और एक दो लोग थे, जी जी। वो ये कह रहे थे कि मेरी, मैं अभी सुन लूंगा आपकी बात, अभी सुनिए, ऐसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि मैं बंद कर दूं तो मैं बंद कर देता हूँ। मैं एक भाई से बात कर रहा हूँ ना, ऐसे नहीं। सारे भाई हैं, हैं? सारे भाई हैं। ये भाई साहब चाह रहे हैं कि हम लोग बातचीत रोक दें, तो हम लोग रोक दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रोक दें, भाई ये बात होने दीजिए। मैं भी बात ही करने आया।